लेट मैरिजेस का लाइक काफी हो गया। 30s आई थिंक द न्यू नॉर्मल। मेल्स ये समझेंगे, सिस्टर से लेके गर्लफ्रेंड से लेके वाइफ से लेके मदर्स तक, इनफर्टिलिटी का लाइक इशू माँ को बहुत सहना पड़ता है, बस इन लॉज का अलग से प्रेशर आता है। क्योंकि अगर हम अपनी बुक्स में पीछे जाएं आज से 20 साल पहले, तो हमारे लिए पीसीओडी के ट्रीटमेंट में वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस। मुझे ऐसा लगेगा कि पूरे ड्यूरेशन में जो लेडीज होती है वो अपने को पीछे रखती है, बैक साइड रखती है हमेशा। ये तो सोसाइटी का नियम है। सब छोड़ देती है कि अब तो हमें हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, क्या करें, घर वाले ही साथ ही दे रहे हैं। साथ ही दे दिस इज द पॉइंट वेयर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हस्बैंड का क्या रोल रहना चाहिए इस ड्यूरेशन में, थोड़ा इसे एलेबरेट करने में इंटरेस्टिंग पार्ट लग रहा है। जैसे कि डॉक्टर्स का काम क्या होता है कि वो पेशेंट देखें, दवाइयाँ दें और ठीक हो जाते हैं। लेकिन आपके केस में क्या होता है, लाइक मैं आपको कुछ पेशेंट से मिला था, आप उन्हें मेंटली यार सपोर्ट करते हो कि अपने मेंटली स्ट्रांग बनाते हो। जैसे कि किसी ये प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम है तो मेंटली ज्यादा स्ट्रांग करते हो इंस्टेड ऑफ लाइक दवाइयों से। हाँ, क्योंकि पेशेंट को एज अ पर्सन भी इम्पोर्टेंट है ना डील करना। और प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। प्रेगनेंसी अपने आप में बीमारी नहीं है, बट विद मॉडर्न मतलब मॉडर्न लाइफस्टाइल कई यंग लेडीज आती हैं जो प्रेगनेंसी को एज अ बीमारी डील करने लग जाती हैं। तो उस सिचुएशन में अगर उनको हम थोड़ा सा मेंटल सपोर्ट दें, उनको बताएं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसमें से 50% प्रॉब्लम्स आपकी विद योर लाइफस्टाइल चेंजेस, विद योर स्ट्रॉन्ग मेंटल डिटर्मिनेशन कि हाँ आप एक बेबी कैरी कर रहे हो अपने अंदर, उन सारी चीजों को अगर थोड़ा सा बूस्ट दे, थोड़ा सा टाइम दे दें उनको, तो दे फील गुड। और फिर वो देखते हैं कि उनके सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट आता है तो वो बात भी ज्यादा फॉलो करते हैं। तो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है दैट दे आर गुड कंप्लायंट पेशेंट, बिकॉज पेशेंट की कंप्लायंस बहुत जरूरी है। आप किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को एक विजिट में सब कुछ नहीं समझा सकते, तो दे हैव टू कम टू अस रेगुलरली ऑन रेगुलर इंटरवल्स, रिपीटेडली ऑन रेगुलर इंटरवल्स, देन ओनली दे विल गेट द बेस्ट बेनिफिट्स। वो ज्यादा परेशान हो जाते हैं ना, इनके बेबीज नहीं होते शादी के बाद भी, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हाँ, जो इनफर्टिलिटी का रेशियो है, इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है। उसमें भी अगेन सेम चीज है कि लेट मैरिजेस, मोर फोकस ऑन करियर, जो कि इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली, बट कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे हॉर्मोन्स पे पड़ता है। तो वहां पे भी हमें पेशेंट को थोड़ा सा काउंसलिंग में ज्यादा लेना पड़ता है। बहुत सारी चीजें उनको सारी बतानी पड़ती हैं कि आपकी चीजें कहाँ से शुरू हो रही हैं, बेस कहाँ है, कहाँ पे आपको पहले फोकस करना है। बाद में देखो ट्रीटमेंट तो अल्टीमेटली करना ही है, उसके बिना काम नहीं चल रहा। आपके पास पेशेंट तभी आया जब उसको परेशानी है, बट उस परेशानी का कुछ पोर्शन आप उनकी काउंसलिंग से भी सही कर सकते हैं। और क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वो बहुत ज्यादा काउंसलर्स अवेलेबल नहीं है, तो जो एक थोड़ा सा काउंसलर का पार्ट है वो भी मैं प्ले करती हूँ, सो दैट पेशेंट इज इम्प्रूव्ड और उसको भी अच्छा लगे दोबारा आए मेरे पास। वो ज्यादा फन पार्ट होता है वो काउंसलिंग वाला। फन क्या, बेसिकली आई लाइक टू कनेक्ट विद पीपल, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सिर्फ दवाई देके उनको ट्रीट नहीं कर सकते। आपको उन्हें ये समझाना भी पड़ता है कि दवाई आपके लिए क्यों जरूरी है और दवाई के साथ आप क्या चेंज करो कि आप ठीक हो जाओ। अभी खाली इनफर्टिलिटी पेशेंट्स से जो हमारी पॉलिसिस्टिक ओवरी का इंसिडेंस बढ़ रहा है यंग गर्ल्स में, तो उसमें जो बच्चियां आती हैं वो सिर्फ इंटरनेट से कुछ चीजें पढ़ती रहती हैं जिसमें बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं वो सच नहीं है, या ये कहें कि अधूरा सच है, तो उसका सही फॉलो अप नहीं पहुंचता। तो उस सिचुएशन में उनको थोड़ा सा काउंसिल करना पड़ता है कि बेटा रादर देन गोइंग फॉर मोर एंड मोर मेडिकेशन, यू शुड बी फोकस्ड ऑन योर एक्सरसाइज इन योर डेली रूटीन एंड अ गुड हाई प्रोटीन डाइट। दैट टेक्स टाइम, बट फाइन, if a patient is getting relieved by words and medicines, that's okay with us. लेट मैरिजेस का लाइक काफी हो गया। 30s आई थिंक द न्यू नॉर्मल। But that is fine. Even in the town we are practicing, we say patients coming at ages of 30 or 30 plus as a first pregnancies, लेट मैरिज की वजह से। बट ऑन द बेटर साइड हम ये भी देख सकते हैं कि नाउ हमारी जो ट्रीटमेंट्स हैं या जो मोडालिटीज है उससे वी कैन गेट आवर प्रेगनेंसीज इवन up to 45 or even more. So that time period is the same, but on the later years, because careers and all they do take time। और अच्छा है, वुमेन एम्पावरमेंट का कहीं ना कहीं इसमें एक रोल है, और ठीक है दोनों चीजें साथ में चलती है। 30 to 35 इज एन ओके एज फॉर प्रेगनेंसी, और अगर डिले हो रहे हैं तो फिर न्यू मोडालिटीज के साथ आप आगे भी कंसीव कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी का लाइक इशू माँ को बहुत सहना पड़ता है, बस इन लॉज का अलग से प्रेशर आता है। हाँ, क्योंकि हमारी तो सोसाइटी ये नहीं समझती कि दोनों का रोल है। उसको ये समझाना जरूरी है कि भाई प्रेगनेंसी अकेले नहीं हो सकती, दोनों का रोल है। इट इज अ कपल थिंग, इट इज जब हस्बैंड और वाइफ दोनों के चेकअप्स होने चाहिए, और इसमें फीमेल्स को जरूर सपोर्ट करना चाहिए, जो यंगर फीमेल है उसके लिए, कि भाई ठीक है इट इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होगा तो नई मोडालिटीज के साथ ठीक किया जाएगा। अच्छी चीजें भी होती है, बहुत सारे पेरेंट्स सपोर्टिव भी होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं भी होते।
तो ठीक है। व्हाट्स द रोल ऑफ हस्बैंड, कि हस्बैंड का क्या रोल रहना चाहिए इस ड्यूरेशन में? हस्बैंड का रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हस्बैंड को ये समझ में आ रहा है कि अगर वो सपोर्ट कर रहा है फीमेल को, वाइफ को, तो वाइफ के लिए इजी है वो सारी चीजें हैंडल करना और उस प्रेशर से बाहर होना। क्योंकि देखो, जो फीमेल हॉर्मोन्स है उनका गवर्न थैलेमस, हाइपोथैलेमस से होता है। हाइपोथैलेमस वो पहला पॉइंट है जहां से फीमेल हॉर्मोन्स रिलीज होने शुरू होते हैं। और अगर मदर, मतलब लेडी अगर स्ट्रेस में रहेगी तो हमेशा वहां पे इम्पैक्ट रहेगा और उसका हार्मोनल एक्सेस हमेशा खराब रहेगा। इसलिए फीमेल्स को एट पीस हमेशा होना चाहिए टू अटेन अ गुड फर्टिलिटी। और मेल फैक्टर हमेशा स्क्रीन होना चाहिए। और जैसे बाकी चीजें बदल रही हैं, मुझे लगता है ये भी बदलेगा। धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों की चेकअप्स होने चाहिए और दोनों का इम्पॉर्टेंट रोल है। और साथ साथ में सेक्स डिटर्मिनेशन में भी मेल का ज्यादा रोल है एज कम्पेयर टू फीमेल। ये भी जब बात स्प्रेड होगी तो बाकी जो चीजें हमारी सोसाइटी में फ्लेयर्ड अप है वो भी इम्प्रूव करेंगे। लाइक कुछ एक्शनेबल टिप्स लाइक हस्बैंड्स के लिए कि उन्हें ऐसे केयर कर, क्योंकि लड़कों को शायद केयर करना नहीं आता, आई थिंक। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैंने, आई एम सीइंग हस्बैंड्स हु आर वेरी केयरिंग, दे कम इन ओपीडीज ऑन रेगुलर बेसिस। यस, देखो, कुछ मूड स्विंग्स ऐसे हैं जो यूजुअली फीमेल्स के साथ एसोसिएटेड है। अगर हम जब पीरियड स्टार्ट होते हैं वहां से अगर हम देखना शुरू करें तो यंग गर्ल्स को जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उनके जो पीरियड के डेज है और जो पीरियड से 5 डेज पहले का टाइम है, प्री मेंस्ट्रुअल जो टाइम है और जो पीरियड्स का टाइम है, उसमें वो फीमेल में बहुत सारे मूड डिस्टर्बेंसेस, बहुत सारी एंजाइटी, पेन तो एक एलिमेंट रहता ही है। तो ये सारी एलिमेंट्स रहते हैं। तो अगर कोई मेल काउंटर पार्ट है, चाहे फैमिली में पेरेंट्स हो, चाहे ब्रदर हो, ठीक है, दे शुड हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दीज गर्ल्स एट दैट टाइम, सो दैट एक तो उनका फियर हटेगा कि भाई हम डिस्कस करें या ना डिस्कस करें फैमिली में। दूसरा, जो कंफर्ट वो चाहते हैं वो डिमांड नहीं कर पाते कि वो समझेगा ही नहीं। तो मेल्स ये समझेंगे, सिस्टर्स से लेके, गर्लफ्रेंड से लेके, वाइफ से लेके मदर्स तक, तब उनको समझ में आएगा कि हाँ, ये डेज फीमेल्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें क्या केयर चाहिए। एटलीस्ट उनका जो मूड स्विंग्स है उसको जज कर पाए, उनको कंफर्ट दे, कंफर्ट इन द सेंस कि एक्सेसिव वर्कलोड उनके ऊपर से हटा दिया जाए और उनको हाँ उस ड्यूरेशन के लिए उस टाइम पे उनको अच्छा डाइट दिया जाए, प्रोटीन रिच डाइट हो उनका, कुछ सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। जो थोड़े से टिप्स हैं जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को कम कर सकते हैं। सिमिलरली जब आप फर्टिलिटी एज में आते हो, जब फर्टिलिटी एज में आते हो तो वही, अगर घर में बहुत डिस्टर्बेंसेस है, अर्ली मैरिज में सेटलमेंट में सबको डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो उस टाइम अगर मेल काउंटर पार्ट सपोर्ट करेगा तो दैट फीमेल, कहीं ना कहीं जब आप अपने आप को नेग्लेक्ट करते हो, यू स्टार्ट गेनिंग वेट। जब वेट गेन करते हो तो आपके हॉर्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। थोड़ा इसे एलैबोरेट करना, इंटरेस्टिंग पार्ट लग रहा है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें हमारा वेट गेन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वी आर फिजिकली लेस एक्टिव, we are eating more of junk food, and we are not doing any outdoor activities. Even the young girls who are in class 10th or 8th, they are not, हम लोग के टाइम में हर बच्चा बाहर बैडमिंटन खेल रहा होता था, या घर के अंदर टीटी टेबल लगी होती थी, टीटी खेल रहे होते थे, या फैमिली में 2-4 भाई बहन होते थे जो मिलके कुछ खेल रहे होते थे। अभी भाई बहन जो है वो कम हो गए हैं फैमिलीज में, तो nobody wants to go out। दूसरा, पार्क की स्पेस कम हो गई है, सिक्योरिटी थोड़ी सी फीमेल्स की कम हो गई है, तो लोग बाहर नहीं जाना चाहते, आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई। ऑल दीज थिंग्स कंट्रीब्यूट टू वेट गेन। Once you are gaining weight in your reproductive age group or in your adolescence, that is harmful for your ovaries, for your hormonal axis, right? So weight balance पे शुरू से ध्यान। weight is like it should be not कि आपको ऐसा नहीं कहना कि जीरो फिगर में जाना, but it should be in according to your proportion, and आपके किसी भी आपको कोई भी बीमारी ना दे वो weight। अगर आपको बीमारी दे रहा है then that needs to be dealt with। तो अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देते हैं, आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं करते, लेट रूटीन्स, आजकल बच्चे सारा लेट नाइट पढ़ेंगे, सुबह उठेंगे नहीं, लेट रूटीन्स, कुछ फिजिकल करने को नहीं रहा। मतलब रिदम इम्पोर्टेंट है ना, रात सोने के लिए है, दिन जगने के लिए है, स्लीप साइकिल इम्पोर्टेंट है। तो वो सारी चीजें, जितना अच्छा स्लीप साइकिल उतने अच्छे हॉर्मोन्स, इसीलिए स्लीप एंड फिजिकल एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों चीजें आप केयर करोगे तो आपका वेट गेन रुकेगा तो आपकी ओवरीज हेल्दी रहेंगी, ईस्ट्रोजन नॉर्मल रहेगा बॉडी में। जब ये सब नॉर्मल रहेगा तो फर्टिलिटी इश्यूज कम हो जाएंगे। इट इज अ विशियस साइकिल, यू हैव टू ब्रेक इट एवरीवेयर, तभी आप प्रॉपर उसमें जाओगे। सिमिलरली जब मदर्स मीनोपॉज में जा रही होती हैं,
तो मदर्स menopause is after 40, in the age of 45 to 50 there is cessation of periods. Like हम मानते हैं कि 12 to 13 में जो periods है वो शुरू होते हैं, that is called as menarche in our terminology, and menopause is cessation, permanent cessation of menses at between the age of 45 to 50. तो इस बीच में आपको जो आपकी मदर्स है उनमें भी वही मूड स्विंग्स आते हैं, हॉट फ्लैशेस आते हैं, दे स्टार्ट फेसिंग प्रॉब्लम्स, दे स्टार्ट फेसिंग कार्डियक प्रॉब्लम्स, दे स्टार्ट गेटिंग डेवलपिंग डायबिटीज, सो दे आल्सो नीड अ गुड केयर. वेट पुट ऑन की वजह से मतलब वेट का थोड़ा सा होता है उसमें, मेनोपॉज के बाद वेट गेन यस होता है उसमें. वो भी अगर फिजिकली एक्टिव रहते हैं, अगर फैमिली सपोर्ट रहता है और अपने आप को कुछ गुड मेडिकेशंस के साथ रखते हैं तो दैट इज आल्सो इजी. और साथ में अगर हमें देखें कि 40 प्लस या बल्कि हमें माने 35 टू 45 में हर फीमेल के कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो होने चाहिए, जो उनको फ्यूचर में बड़ी बीमारियों से बचाएं. क्योंकि देखो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में तो लेडीज जाती हैं डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट के पास, लेकिन जहां फैमिली कंप्लीट हो गई कोई गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं. अच्छा दोस्त ने ये बता दिया ये कर लो, अच्छा उसने ये बता दिया ये कर लो, अच्छा यूट्यूब में ये टैबलेट है इसको वजाइनली इंसर्ट कर लेंगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा. ऑल दीज रेमेडीज दे आर टेकिंग अप. लेकिन जो एक प्रॉपर गायनेकोलॉजिकल चेकअप है जिसमें हम आगे आने वाले सर्विकल कैंसर्स या इम्पेंडिंग कोई भी बीमारियों को पकड़ सकते हैं, वो जरूर होना चाहिए. तो दिस इज फॉर ऑल द सन्स दैट दे शुड गिफ्ट देयर मदर्स अ गिफ्ट एट द एज ऑफ 40 टू गेट अ डिटेल्ड गायनेकोलॉजिकल चेकअप सो दैट दे हैव अ हेल्दी लेट एज. 40 टू 60 इयर्स वाला जो उनका एज है, जो पीरियड है, वो एक हेल्दी ड्यूरेशन उनको दे सके. पोस्ट प्रेगनेंसी वेट गेन उसका वो रेगुलर है? इट्स हाँ, एक्चुअली पोस्ट प्रेगनेंसी वेट गेन तो नहीं है, उसमें वही है, उसका फैक्टर कहीं ना कहीं वही आता है कि लेडी के पास अपने लिए समय नहीं बचता बच्चे के साथ. कुछ वेट गेन ऑलरेडी प्रेगनेंसी का होता है विच शी नीड्स टू लूज आफ्टर प्रेगनेंसी. उसके लिए उसको रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए, प्रॉपर डाइट चाहिए, प्रॉपर स्लीप चाहिए, बिकॉज बच्चा जब आ जाता है तो उसकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. पापा तो कहते हैं मुझे कल ऑफिस जाना है, मैं दूसरे कमरे में जाके सो रहा हूँ. मम्मा पूरी रात जगती है, फिर सुबह उठ के नाश्ता भी बनाती है. तो दैट इज द प्रॉब्लम. यहाँ पे थोड़ा जो है ना कि हमारा जो एक सेटअप है कि भाई मेल्स को बाहर का काम करना है, फीमेल्स को अंदर का काम करना है, ये चेंज हो रहा है. बिकॉज फीमेल्स ही बाहर का काम करनी है तो मेल्स को भी अंदर का काम करना पड़ेगा. तो वो जब आप शेयर करोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पेरेंट बनोगे, मम्मी पापा ना बन के जब पेरेंट बनोगे, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द फीमेल्स. मुझे ऐसा लगेगा कि पूरे ड्यूरेशन में जो लेडीज होती है वो अपने को पीछे रखती है, बैक साइड रखती है हमेशा. ये तो सोसाइटी का नियम है. सैक्रिफाइस नहीं कहेंगे, पीछे रखते लगे अपने फेयर नहीं. फीमेल्स हैव दिस, ये शायद हमारे ब्रॉटअप का एक पार्ट है कि मम्मी को वैसे ही देखा तो वो कहीं ना कहीं इम्बाइब कर लिया. बट नाउ आई थिंक द सोसाइटी इज चेंजिंग अ लॉट. एक यंग गर्ल्स में पीसीओडी की प्रॉब्लम काफी आ रही है. हाँ, पीसीओडी वही जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि थोड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मोर ऑफ जंक फूड, नो आउटडोर एक्टिविटीज. पीसीओ का जो अब तक था, पीसीओ यूज्ड टू बी एसोसिएटेड विद वेट गेन. ओवरवेट मीन्स मोर एस्ट्रोजन, मीन्स पीसीओडी. अभी क्या हो रहा है, क्योंकि और भी चीजें इसमें रोल प्ले करती हैं, तो आजकल हम लोग थिन पेशेंट्स भी देखते हैं जो पीसीओ के पेशेंट्स हैं, जिनका वेट गेन नहीं है, इवन दे आर वेरी लो वेट, लीन एंड थिन पेशेंट्स हैं, उनमें भी पॉलीसिस्टिक ओवरी हो रहा है. तो कहीं ना कहीं उसमें स्ट्रेस का भी पार्ट है, खाली वेट गेन नहीं. क्योंकि अगर हम अपनी बुक्स में पीछे जाएं आज से 20 साल पहले, तो हमारे लिए पीसीओडी के ट्रीटमेंट में वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस, दैट वाज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. यस. अभी क्या हो गया है कि हम अगर लीन एंड थिन पेशेंट है तो हमारा उसमें ट्रीटमेंट लाइन बिल्कुल चेंज हो जाता है. बट यस, वी डू टेल देम टू डू गुड फिजिकल एक्टिविटी एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी. हाँ, अगर वेट है पेशेंट में तो वहां वेट लॉस का करना पड़ेगा. तो पीसीओडी के लिए एक और है कि पीसीओडी थोड़ा सा ओवर डायग्नोज भी लोग कर रहे हैं. जो नॉर्मल ओवरीज है, ओवरीज की स्कैनिंग का एक पर्टिकुलर टाइम होता है. हम ओवरी को, क्योंकि ओवरी एक ऐसी चीज है जो पीरियड के डे 1 पे अलग है, पीरियड के डे 10 पे अलग है, पीरियड के डे 20 पे अलग है और पीरियड वाले टाइम में अलग है. तो ओवरी का जो स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है. तो जब रेडियोलॉजिस्ट इस चीज के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं तो कई बार वो जो रेडियोलॉजिस्ट नहीं करते, रेडियोलॉजिस्ट यूजुअली जो करते हैं दे नो देयर सब्जेक्ट, बट अभी कुछ सोनोलॉजिस्ट जो अल्ट्रासाउंड करते हैं वो कई बार उस वाले फैक्टर को भूल जाते हैं एंड दे लेबल एवरी ओवरी एज अ पॉलीसिस्टिक ओवरी. तो ये ओवर डायग्नोज भी हो रहा है थोड़ा सा, बट ठीक है, इससे ये रहता है कि पेशेंट एटलीस्ट अवेयर होता है और वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाता है और उसको एक अच्छी राय मिल जाती है. हर पेशेंट के लिए यही एडवाइस है कि दे शुड कंसल्ट अ प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट, गेट देमसेल्फ टेस्टेड, ओनली देन दे शुड स्टार्ट विद मेडिकेशन. बिकॉज पॉलीसिस्टिक
बहुत ज्यादा हो रहा डरावना भी है। ये और काफी। इससे लोग, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं अल्ट्रासाउंड लेके, मैडम पॉलिसिस्टिक ओवरी तो गांठें होंगी तो ऑपरेशन होगा। हाँ तो हाँ उनको ये समझाना जरूरी है कि पॉलिसिस्टिक में ऑपरेशन की नौबत तो बहुत लेट स्टेजेस पे आती है। डायग्नोस तो पहले कर लो। पहले उसको अच्छे से मेडिसिन से ट्रीट कर लीजिए, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लीजिए, बहुत सारी चीजें उतने से ही ठीक हो जाती है। बट यस, इट टेक्स, कई बार ये हमें 6 महीने तक ट्रीट करना पड़ता है, कई बार 2 साल तक, कई बार इवन फॉर अ लाइफ लॉन्ग हमें इसको ट्रीट करना पड़ता है। मेडिकेशन से मोस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% इट इज डन विद मेडिसिन। कोई कैंसर भी बन जाता है अगर इसको डायग्नोस नहीं नहीं, पॉलिसिस्टिक से कैंसर नहीं बनेगा। हमारा जो कैंसर का इशू सबसे ज्यादा हमारी फीमेल्स में आता है वो है सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स इन फीमेल्स। ये भी जब पॉपुलर तब हुआ था जब पूनम पांडे ने एक वो पब्लिक स्टडी कराया था। हाँ, यस यस, बिकॉज वी आर ऑट टू लिंक एवरीथिंग विद सेलिब्रिटीज और समवन, तभी जागते हैं हम सब। तो जाके मैंने पहली बार सुना था ओके ये भी कुछ होता है। यस, बट नाउ पीपल आर गेटिंग अवेयर, थोड़ा गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है। और हम लोग भी जहाँ मौका मिलता है, अगर यंग गर्ल्स हैं या लेस देन 40 हैं, तो उनको हम सर्विकल कैंसर्स के लिए एडवाइस करते हैं। बिकॉज सर्विकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है विच इज प्रिवेंटेबल। सर्विकल कैंसर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, सर्विक्स का कैंसर है। सर्विक्स इज दिस पार्ट। ये यूट्रस को अगर हम देखें तो सर्विक्स ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये सर्विक्स का पार्ट, ये पार्ट है। ये हम लोकली देख सकते हैं एग्जामिनेशन से, गायनोलॉजिकल एग्जामिनेशन से, और इसके टेस्ट भी होते हैं। तभी जो पेशेंट्स 30 to 40 के बीच के हैं, उनके जैसे हम बात कर रहे थे ना कि टेस्टिंग होना चाहिए, तो उनका आप LBC और HPV टेस्टिंग करा सकते हैं, उनका नॉर्मल कॉल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन करा सकते हैं। क्योंकि सर्विकल कैंसर अगर अर्ली स्टेजेस में है तो वो मिनिमल सर्जरी से क्योर हो सकता है। अगर वो लेटर स्टेजेस में है और डिसैमिनेट नहीं हुआ है तो वो सर्जरी से क्योर हो सकता है। अगर वो डिसैमिनेट हो गया है तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है अप टू सम एक्सटेंट, राइट। बट द बेस्ट पार्ट कि ये जो कैंसर है ये वायरस से फैलता है। एक वायरस होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है। एवरी गर्ल हु इज between 12 years and every female who is less than 40 years, उनको ये वैक्सीन लगाना चाहिए। जो यंग गर्ल्स हैं, जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, उनको बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन से हम ये वैक्सीन लगा सकते हैं। जो सेक्सुअली एक्टिव पेशेंट्स हैं हमारे, जो 40 के अंदर हैं, उनके कुछ टेस्ट होने होते हैं। वो टेस्ट अगर क्लियर आते हैं तो उसके बाद हम उनको ये वैक्सीन लगा सकते हैं। एंड दिस वैक्सीन इज वेरी सिंपल, अवेलेबल, रीजनेबली प्राइस्ड नाउ। और ये 0, 2 और 6 ऐसे डोज पे लगते हैं। सपोज 1 वैक्सीन टुडे, 1 वैक्सीन आफ्टर 2 months एंड अनदर आफ्टर 6 months। तो ये इसका पूरा रिजीम है। सिंपल सी चीज है जो आपको एक बड़ी बीमारी से बचाती है। इजी प्रिकॉशंस है। 3 डोसेज है। 3 डोजेस है। कुछ और अगर मैरिज के पहले अगर अपनी बेटियों को लगवा दे हर पेरेंट, तो उन्हें तो कोई टेस्टिंग भी नहीं करनी। एंड फॉर द लाइफ टाइम दे आर सेफगार्ड अगेंस्ट सर्विकल कैंसर। So we are also working on it. We also keep on doing campaigns for this in colleges and schools. So people are getting it now. Aware हो रहे हैं धीरे-धीरे। Yes. लेकिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल अब अर्ली यंग गर्ल्स में बहुत जल्दी हो गया इंस्टेड ऑफ पहले। हाँ, पहले जो हमारा मीनाकी एज था वो कई बार 14 to 15 तक जाता था। अभी जो मीनाकी एज हमारा आ गया है, that is still even I'm seeing patients of 9 years getting their periods. It is again because the things are changing faster. We are getting mature early. Some environmental causes, some diet changes. These are the reasons for it. So ये मतलब जल्दी आने लग गए हैं। हाँ, periods मीनाकी का एज Not a हो good गया thing. है। No, we can't say it's not a good thing because hormonal balance अगर disturb नहीं है तो it's okay to have periods by that time. It's fine because we cannot reverse this. It is happening, so we have to find the ways to handle it. It's not bad sign. We can't say that's not good for females. It's fine. They just, because as we see that the girls are maturing early because of the good diets and the environment, so it's fine. So, but we need to educate the younger girls. That is the most important. We need to educate them. We need to educate them regarding the hygiene for periods, regarding these mood swings of periods, and telling them that's a normal physiological thing which is happening to you. And we need to have good washrooms and everything where they're going, so that they can have proper change of pads and everything. So these things should be taken care of. Awareness of girls, awareness of boys also.
बॉयज को भी इस चीज का अवेयरनेस वॉइस का अवेयरनेस बहुत जरूरी है, बिकॉज कहीं भी आप जाओगे तो 50% तो हम वी आर 50-50 ना, मेल्स एंड फीमेल्स, तो वो अगर एक सेफ एनवायरनमेंट मिलता है तो वो बच्ची अपने आप को इंटिमिडेटेड फील नहीं करती, अगर सेफ एनवायरनमेंट मिलता है उसको। तो जैसे मैंने बात करी कि भाई अगर स्कूल्स में अच्छे वॉशरूम्स होंगे तो बच्चे वो पैड पूरे दिन लगा के नहीं घूमेंगे ना, वो चेंज करके आएंगे उस पैड को, और उसको चेंज करेंगे तो दे आर अ बिट मोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इन्फेक्शंस व्हिच दे कैन हैव व्हेन दे हैव लॉन्गर पीरियड्स एंड ऑल। अब जैसे अगर बॉयज को पता होगा तो अगर स्कूल में किसी बच्ची को पीरियड आ गया और उसको स्टेन लगाया तो एटलीस्ट दे विल नॉट मेक फन ऑफ राइट। तो इसीलिए हर मदर को एजुकेट करना चाहिए अपने बेटे को भी, भले अगर वो उनका अकेला बेटा है तब भी। यूजुअली पेरेंट्स अगर पेरेंट्स के बाद लड़का लड़की दोनों होते हैं तो अपने लड़कों को एजुकेट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि घर में बेटी है, बहन है। बट अगर अकेला लड़का है तो नो वन इज बॉदर, ठीक है हमारा तो एक ही लड़का है, लेकिन बट एवरी बॉय शुड नो दिस, राइट। तो हम लोग जो सेशंस कराते हैं स्कूल्स में, वी ऑलवेज प्रेफर टू हैव बोथ द जेंडर्स, वी ऑलवेज प्रेफर टू हैव बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर once we are doing these programs of awareness of menstrual hygiene or puberty changes, adolescent changes, we always keep both of them there. अब जो लड़कियां हो रही है वो बहुत ज्यादा लाइक करियर कॉन्शियस है, लाइक तो उसमें हेल्थ कहीं ना कहीं छूट जाती है, और जब ये फिर लेट जब मैरिज के बाद प्रॉब्लम आती है फिर वो आपके पास आते हैं। अगर वो ये चीज पहले से देख ले करियर की ड्यूरेशन में, हालांकि एक्चुअली वही है ना कि सब कुछ एक साथ नहीं मिलता, तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर थिंग्स। बट यस, अगर आप एक बैलेंस लाइफस्टाइल हमेशा फॉलो करेंगे तो आपको हर जगह उसका फायदा मिलेगा। डिसिप्लिन लाइफ होना चाहिए, बट इजियर टू से, डिफिकल्ट टू फॉलो, बट यस इफ एनीबॉडी कैन डू इट, इट इज द बेस्ट थिंग। कि करियर के साथ साथ थोड़ा हेल्थ को भी, और फीमेल्स को अपनी हेल्थ अच्छी रखनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सारे चैलेंजेस फीमेल बॉडी पे ही आ रहे हैं। पीरियड्स फीमेल को आ रहे हैं, बच्चा फीमेल, प्रेगनेंसी फीमेल को करनी है, लैक्टेशन फीमेल को करना है, और कहीं ना कहीं बच्चों की परवरिश भी फीमेल को ज्यादा करनी है। इसलिए फीमेल्स हैव टू बी मोर हेल्दियर, मोर एजुकेटेड एज कम्पेयर टू मेल्स। 20 to 30 की एज में उन्हें अपना हेल्थ पे ज्यादा फोकस करना है, बल्कि पहले से ही करना है, इवन पहले से ही करना है। जब वो बच्चा, क्योंकि जो आते हैं हम बच्चे में छोटे में डालेंगे, जब वो स्कूल जा रही है तो वही चीजें वो फॉलो करेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी काम आप 3 हफ्ते तक करते तो आपकी आदत बन जाती है। तो इट इज दैट वे। जो आप गर्ल्स को करना चाहते हैं या जो करियर पे ज्यादा फोकस कर रखे हैं या जो स्कूल्स में हैं, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी जो मोर करियर कॉन्शियस है? करियर कॉन्शियस, तो इट्स द डिमांड ऑफ टाइम होना चाहिए फीमेल को, और एवरी फीमेल शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। दिस इज माय वेरी स्ट्रॉन्ग आइडिया ऑफ हैविंग फीमेल टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के साथ आपके साथ बहुत सारी लिबर्टीज अटैच होती है, ठीक है, बट हेल्थ को आप पीछे नहीं छोड़ सकते। वो सब, ये आई एग्री कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप भी वही है, करियर भी वही है, और आपको जो भी एम्स, अपने जो ड्रीम्स हैं वो फॉलो करने के लिए टाइम भी वही है। बट इफ वी ट्राई टू बी मोर डिसिप्लिन्ड एंड द सेम थिंग, कि अगर हम अपने बॉयज को भी उतना ही लेवल तक एजुकेट करें, उतना ही सेंसिटिव रखें गर्ल्स के लिए, तो देयर बर्डन विल बी शेयर्ड, and once this burden will be shared, girl will always be able to focus on her health more, and बहुत बार ये रहता है ना कि जाना है डॉक्टर के पास तो कुछ चाहिए साथ में, तो अगर उसमें अगर हस्बैंड नहीं साथ देगा तो फिर वो पेशेंट अपनी प्रॉब्लम्स को डिले करती रहेगी। उसको जब डिले करेगी तो वो प्रॉब्लम आज छोटी है कल बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मेल शुड बी ऑलवेज बी देयर कि यस, तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट कराता हूँ। ये सारी चीजें होनी चाहिए। लड़के को अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, बिल्कुल प्रायोरिटाइज करना चाहिए। कहीं ना कहीं पीछे छूटी हुई लड़कियों को तो फिर भी, जो रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स हैं जो मदर बनती हैं नई, वो तो अपने सेहत को हाशिए पे छोड़ देती हैं, तो उनको सेहत को हाशिए से उठा के आगे लाना है, एंड दे शुड प्रायोरिटाइज देयर हेल्थ सो दैट इफ दे आर हेल्दी, वो अगर वो हेल्दी है तो अपने फैमिली को और अच्छे से टाइम दे पाएंगे। बट दे नीड टू गेट दिस थिंग कि हाँ, मुझे 2 घंटे अपने लिए भी निकल, डिफिकल्ट बट शुड बी डन। सब छोड़ देती है कि अब तो हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, क्या करें, घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं। दिस इज द पॉइंट वेयर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कम। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग the basic is the financial independence of a female. Every female should be financially independent so that they can prioritize their health. Yes, because money is not everything, but yes, money is important.